मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, जब गांव का लड़का शहर की तरफ आता है नौकरी की तलाश में, उसकी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं। शहर तो मैं जा रहा हूं, अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, क्या मेरे योग्य कोई नौकरी शहर में मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये फलना काम करूँगा जो हमारे परिवार में सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तरह तरह के सपना बुनते हुए नौजवान शहर पहुँचते हैं। ऐसे ही एक नौजवान सुरेश जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुरेश जी, एक रिश्तेदार के पास जो उत्तराखंड में रहते थे, उनके बुलावे पर उत्तराखंड जा रहे थे। रास्ते में ऐसा ही उनको विचार आ रहा था, क्या वो शहर मुझे अच्छा लगेगा, क्या उस शहर में मैं रुक पाऊँगा, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल पाएगी। यही सब विचार लेकर के जब वो शहर में पहुंचते हैं अपने रिश्तेदार के पास में, अच्छा शहर तो लगता है कि मैं टिक जाऊंगा, ऐसा ही सोचते रहते हैं। लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तब जाके उनको पता चलता है कि भाई ये नौकरी तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। जो उनके रिश्तेदार काम कराया करते थे, खुद ठेकेदार थे और वो काम कर नहीं सकते थे। वो तो गांव में रह कर के काम कर सकते थे, शहर में आने का फ़ायदा क्या हुआ। पढ़े लिखे इंसान थे, लड़के थे, उन्होंने सोचा था कि मैं शहर में जा रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार मुझे बुला रहे हैं तो मुझे कोई अच्छी नौकरी दिलाएंगे। लेकिन जब ऐसा काम करना था तो अपना गांव में ही रह के कर लेते, इतनी दूर मैं शहर में किस लिए आता। सुरेश जी का मन खट्टा हो गया था। उनको लगने लगा कि अब मैं तो आ कर के फंस गया हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर घर में गरीबी नहीं होती तो वो अपना गांव को भी नहीं छोड़ते। घर का हालात कुछ ठीक नहीं थे, तभी तो वो अपने रिश्तेदार के पास पहुँचे थे। उनके रिश्तेदार एक ठेकेदार थे, उनका बस बेलदारी वाला काम था, घर बनाने का काम था और उसमें वजन ढोना, ईंट पत्थर सब कुछ। ये काम देख करके भड़क गए थे सुरेश जी। उनको लगा कि नहीं, मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, अगर यही काम मुझे करना होता तो मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करता। अपने रिश्तेदार से तो बोल नहीं पाते, थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ना जाने अब मैं अनजान शहर में आ गया। उनके लिए वो अनजानी शहर था जिस शहर में आए थे। गांव से कम उनका आना जाना होता था, शहर तो इस शहर में तो पहली बार आए थे। डर गए थे, उनको लगा कि मैं क्या जवाब दूं। रिश्तेदार उनको काम पर ले जाता था, मजबूरन उनको काम करना पड़ता था, लेकिन काम करने का इतना आदत नहीं थी उनको। थक जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन अपने रिश्तेदार से बोल नहीं पाते थे। लेकिन एक बूढ़ा आदमी था जो मिस्त्री का काम करता था, उनकी मनोदशा को देखता था, लगता था कि ये लड़का इस लाइन का है नहीं। तब जाकर के वो लड़के मैंने सुरेश से पूछता है। ये सुरेश की कहानी है उत्तराखंड की। वैसे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे सुरेश जी, गाज़ियाबाद के। काम के धंधे में अब गए हुए थे उत्तराखंड में। ये जो घटना उनके साथ में कहानी बनी थी ना, साल 2006 की बात थी। वो बूढ़ा मिस्त्री सुरेश से पूछता है बड़े प्रेम से, बेटा क्या करते थे पहले, अपने बारे में बताओ, थोड़ा बैठ जाओ, आराम कर लो। सुरेश जी अब बैठ जाते हैं, बूढ़े से अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। चाचा, मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ, मेरा घर परिवार में ऐसा कोई भी काम नहीं करता है। हमारी खेती बाड़ी की थोड़ी बहुत काम है और मेरे चाचा नौकरी करते हैं, मेरे पिताजी भी खेती बाड़ी संभालते हैं, लेकिन थोड़ा अभी हमारा पारिवारिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे शहर आना पड़ा। यही रिश्तेदार मुझे बुलाए हैं जो ठेकेदार हैं। मैं चाचा ये काम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, ना अपने रिश्तेदार से मैं बोल पाता हूँ, डरा हुआ हूँ, ना जाने अब कैसा मेरे साथ में सलूक करेंगे। वो बूढ़ा था ना, कहने लगा बेटा तुम शांत हो जाओ और देखो, उदास मत हो, रो मत, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम इस लाइन में नए हो, क्योंकि तुम्हें काम का सलीका बिल्कुल पता नहीं था।
कैसे मसाला को बनाना है, कैसे सीमेंट देना है, कैसे हाथ चलाना है, मैं सब कुछ देख रहा था। लेकिन तुम ठेकेदार के साथ में आए थे तो मैं थोड़ा हिचक रहा था। जब मैं देख लिया कि तुम थक जाते हो थोड़ा सा काम करने में, मैं समझ गया था अभी ठेकेदार तो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठेकेदार सही कह रहे हो, ये थोड़ा कड़क दिमाग का ठेकेदार है, कभी कभी तो हमसे भी उलझ जाता है। बेटा तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम वापस गांव जाना चाहते हो? चाचा कहते हैं सुरेश से। सुरेश कहते हैं नहीं चाचा, मैं गांव जाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ तक आया था, मुझे नौकरी करना है, लेकिन ऐसी नौकरी नहीं। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अगर मुझे कोई ढंग की नौकरी मिल जाए तो मैं नौकरी कर लूँगा चाचा, मैं गांव जाना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर अपने रिश्तेदार के रहमो करम पर थे, खाना पीना सब कुछ ठेकेदार के पास में रहते थे। अब उनके पास में तो इतना पैसा कौड़ी भी नहीं था कि अपने लिए कोई किराए का मकान ले लें, उसमें जाकर रहें, फिर नौकरी तलाश करें। रिश्तेदार उनको ऐसा करने देता। वो तो अपनी लालच में लेके आया था कि चलो तगड़ा सा नौजवान है, लंबा चौड़ा है और हमारा काम आसान हो जाएगा, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन सुरेश इस काम से नाखुश थे। बूढ़ा व्यक्ति जिसको चाचा कहते थे, वो कहता है बेटा तुम शांत रहो, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा तुम्हारे बारे में। अगर बेटा बात बन जाती है ना तो तुम उस जगह पर चले जाना। अगर नौकरी की कोई अब मिल जाता है ऐसा मौका, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन अभी तुम शांत रहो और ऐसे ऐसे काम कर दो। ठेकेदार को ये भी मत बताना कि हमारी तुम्हारी ऐसी कोई बात हो गई थी। ठेकेदार से डरते थे वो चाचा भी। वहाँ के जो भी मजदूर थे, मिस्त्री थे, ठेकेदार से खौफ खाते थे। पैसा तो देता था लेकिन धमका के रखता था। आखिरकार 2-3 दिन तो किसी न किसी तरह से सुरेश जी अपना काम करते रहते हैं और उसमें उनका चाचा मदद भी करता है, बताता रहता है बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। पूरा हफ्ता ऐसे ही खींच जाता है। सुरेश जी को काम करने का बिल्कुल ऐसा आदत नहीं था, थक भी जाते थे और बीमार भी पड़ गए थे। हालांकि दवा दारू का इंतज़ाम ठेकेदार ने किया। कहने लगा कि शुरू में ऐसा होता है, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम मेहनत करो, मजदूरी करो और बाकी पैसे की चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हारे परिवार को पैसा भेजता रहूँगा, बस हमारा काम करते जाओ। अब इसीलिए तो लेकर आया था ठेकेदार। लेकिन गाहे बगाहे सुरेश जी चाचा से बोलते रहते थे कि चाचा कोई बात बनी, कोई बात बनी। चाचा कहते कि देखो मैं बोल तो रखा हूँ लेकिन अभी जवाब नहीं आया, बेटा रुक जाओ, फिर मैं दोबारा उनसे बात करता हूँ। आखिरकार एक बात उनको अब पता चल चुका था। एक खुशखबरी चाचा ने देते हैं सुरेश को, बेटा ये काम का तो पता लगा है और देखो सैलरी भी अच्छी खासी है। सुरेश बड़ा खुश हो गए। कैसा काम चाचा, कैसा काम? तब चाचा कहते हैं बेटा चौकीदारी का काम है, एक गोदाम नया बना हुआ है, वहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी मिल सकती है अगर तुम चाहो तो। क्या सिक्योरिटी गार्ड का, चौकीदारी का काम करना पसंद करोगे? सुरेश बड़ा खुश हो गए थे और कहने लगे चाचा ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ। अब जो चाचा थे कहने लगे ठीक है, मैं जा कर के फाइनल बात करता हूँ और एक दिन मेरे साथ में चलना बेटा, बाकी मैं उनसे मिलवा दूँगा और आगे तुम्हारा भाग्य जाने और तुम्हारी तकदीर जाने। आखिरकार चाचा का मेहनत रंग लाता है और फिर एक गोदाम नया बना हुआ था रोड के किनारे, उसमें सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी का जॉब मिल जाता है। 24 घंटे का अच्छा खासा पैसा था। दिन भर कुछ ऐसा ही लोग आते थे जो अंदर का काम देखते थे। अभी वो गोदाम नया नया बन रहा था, कुछ काम बाकी था तो कुछ मिस्त्री लेबर वगैरह आकर के उस काम को संभालते थे और फिर चले जाते थे। वहाँ पर उनका खाने पीने का सब इंतज़ाम जो मालिक था उनकी तरफ से था। खाना खुद बना लेते थे, गांव के रहने वाले थे तो खाना बनाने में कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं थी। गोदाम बहुत बड़ा था, नया नया गोदाम था, लेकिन उस गोदाम के बारे में तरह तरह की अफवाह थी। जब वहाँ पर कुछ दूर आगे जा कर के अब एक छोटा सा कस्बा था 1 किलोमीटर के आसपास में, वहाँ अपना ज़रूरत का सामान लेने के जाते थे
तो एक तरह से दोस्ताना हो जाता है। बार बार उसे दुकान पर जाओ तो लोग बाग पूछ ही देते हैं, क्या करते हो जी, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। अब सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन के जाते थे तो लोग बाग पूछ ही देते। तब कहते थे कि वो नया गोदाम बना है ना, मैं उसी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। वो जो दुकानदार थे अब देखते थे बड़ा अजीब निगाह से सुरेश जी को। सुरेश जी अब पूछ लेते थे, भाई आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, बात क्या है। तब दुकानदार बोलते थे कि भाई आपसे पहले वहाँ पर कई लोग आए, कई लोग गए, कोई ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाता है। सुरेश जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, बात क्या है जी, ऐसा क्या होता है उस जगह पर। तब दुकानदार बताते हैं कि भाई वहाँ पर तो भूतनी का डेरा है, भूतनी रहती है। क्या अभी तक तुम्हें कोई भूतनी दिखाई नहीं दी। सुरेश जी हैरान हो गए। भूत प्रेत के बारे में तो जानते थे, गांव के रहने वाले थे। अब एक तरह से शरीर में डर भी आ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ अभी तक तो मुझे कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया है। लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब उनका कोई कंपनी का बंदा आता है तब उससे पूछ बैठते कि इस जगह पर और भी लोग पहले भी काम कर चुके हैं। तो जो भी बंदा था कंपनी का बताता है, हाँ ये तो चल रहा है। तब कहते हैं वो लोग रुकते क्यों नहीं यहाँ पर, बात क्या है। जो अफवाह उन्होंने सुनी थी वो सब कुछ कंपनी के वालों को बता देते हैं। जो लड़का कंपनी से आता था उसको बता दिए। कंपनी वाला लड़का समझा देता है कि भाई तुम तो पढ़े लिखे हो ना, वो लोग तो अनपढ़ थे। कहीं भूत प्रेत होते हैं आज के ज़माने में, ये साइंस का ज़माना है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। क्या वो तुम भी उन्हीं लोगों में मिल चुके हो, भूत प्रेत कभी तुमने देखा है। तब सुरेश जी कहते हैं देखा तो नहीं है, लेकिन अपने गांव में बहुत तरह की बातें सुनी हुई हैं। भूत प्रेत तो होते हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मैं देखा नहीं हूँ, मैं इस पर यकीन ज़रूर करता हूँ। लड़का जो कंपनी वाला है उनको समझाता है, यार नौजवान तुम पढ़े लिखे हो और एक तरह से तुम काबिल भी हो, तुम्हें भूत प्रेत पर आज भी भरोसा है कि भूत प्रेत आज के टाइम में रहते हैं। सुरेश जी कहते हैं हाँ भाई मुझे तो भरोसा है। तब वही लड़का कहता है चलो मान लिया तुम भरोसा करते हो, अभी तक इस गोदाम में तुम काफ़ी दिनों से रह रहे हो, कभी किसी भूतनी को देखा है। सुरेश जी कहे नहीं अभी तक तो मैं नहीं देखा। लड़का हंसने लगता है कंपनी वाला, कहता है ये सब अफवाह है, अफवाह का बाज़ार जब गर्म होता है ना, इसी तरह के बातें आसपास में सुनाई देती हैं, इस पर तुम गौर ना करो। देखो तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और मज़े वाली नौकरी है, कोई मेहनत का काम नहीं है। कुछ घंटा तुम दिन में गुजारते हो, इसके बाद तुम तो रात भर आराम करते हो। इससे बढ़िया नौकरी क्या मिल सकती है, पैसा डबल तुम्हें मिल रहा है, और क्या चाहिए। अरे भाई लोगों को बहकाओ मत आओ, अपना ये काम छोड़ना मत, और भी लोग लाइन में खड़े हैं इस जॉब के लिए। लड़का अच्छी तरह से सुरेश जी को समझा करके चला जाता है। सुरेश जी सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि लड़का सही तो कह रहा है, ये नौकरी मुझे अगर मैं छोड़ देता हूँ तो आसानी से मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक डर बैठ चुका था हृदय में, भूतनी का डर। कहीं सचमुच इस गोदाम में कोई भूतनी तो नहीं रहती है, कोई चुड़ैल तो नहीं रहती है। डर जो एक बार बैठ जाता है ना, तब इंसान के दिमाग से जल्दी से निकलता नहीं। दिन भर तो कुछ ना कुछ होता रहता था उस गोदाम में, रिपेयर वगैरह का काम चलता रहता था, मिस्त्री लेबर सब आते रहते थे, हंसी मजाक का दौर चलता था। लेकिन जब शाम हो ढल जाता था तो अपने अपने घर के तरफ वो मिस्त्री लेबर चले जाते थे और उस जगह पर सुरेश जी अकेले रह जाते थे। अब इतना बड़ा गोदाम बिल्कुल खाली सा हो जाता था। चलो रोड पर ट्रैफिक चलता रहता था तो थोड़ा अच्छा भी लगता था, लेकिन जब रात को 10 बज जाता था ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। अब फिर जैसे जैसे रात गुजरती जाती थी वो रफ्तार भी एकदम बंद पड़ जाती थी। तब वो जगह बड़ा डरावना महसूस होने लगता था। सुरेश जी घबराने लगते थे, क्या ये बात सच है, यहाँ पर कोई प्रेतात्मा, कोई भूतनी, कोई चुड़ैल रहती है क्या? अगर रहती है तो अभी तक मुझे नज़र क्यों नहीं आई? क्या ये अफवाह है? लेकिन दिल की धड़कन रात के टाइम में जरा सा भी कोई आहट होती थी कंपनी के अंदर में, गोदाम के अंदर में,
तो बेचैन हो जाते थे, टॉर्च लेकर के भागते थे, कहीं वो भूतनी तो नहीं है। एक बार अपनी आंखों से देखना चाहते थे, अपना डर को निकाल देना चाहते थे। जिस जगह पर शोर होता था, अब ऐसा कुछ हो जाता था, कोई हवा से कोई चीज़ गिर गई हो, उसी की शोर सुनाई पड़ी हो। जब जाते थे तो देखते थे, अरे भाई कोई भूतनी नहीं, ये कुछ डब्बा है, टिन का डब्बा है जो गिर चुका है, इसी का आवाज़ मैंने सुना था। अपने आप को थोड़ा संतुष्टि मिल जाता था कि नहीं भूतनी वगैरह नहीं है। इस तरह करते करते अब लगभग उनको 1.5 महीना बीत चुका था। जब उस दुकान पर जाते थे सामान वगैरह के लिए, जो दुकानदार ने उनके मन में ऐसी बातें भर दिया था, उससे बहस करने लगते थे कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो इस नौकरी को छोड़ना चाहता था, आपके कहे अनुसार कि वहाँ पर कोई भूतनी प्रेतनी चुड़ैल रहती है। ये सब झूठी बातें हैं, आपको किसने बताया? दुकानदार कसम खाने लगा, भाई आप ही की तरह नौजवान लड़का जिसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे तुम रहते हो, वो आता था, वो भी जैसे आप मेरे दोस्त बन गए हो, वो भी मेरा दोस्त बन गया था। वो बताया करता था, मैं भी उसको बात की यकीन नहीं करता था। वो जब अपनी दिल की बात बताता था तो मैं उसकी तरफ देखता रहता था, मुझे लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुरेश जी कहते हैं, ऐसी क्या बात है जो आपको बताया करता है, आप मुझे भी सुनाया करो ना, बता। तब वो दुकानदार सुरेश जी से वो बात बताता है जो उनके साथी, जो पहले काम करने वाले लड़के थे, दुकानदार को बताए थे। दुकानदार कहता है कि देखो, आप ही की तरह नौजवान था, हंसमुख था, दिलेर था, जैसे आप 24 घंटे की नौकरी करते हो, आप वो भी करता था, खाना पीना कंपनी की तरफ से, अच्छा पैसा था, और हमारी दुकान पर आए जाए करता था, दोस्ती हो चुकी थी। ऐसा ही कुछ हफ्ता उसके साथ बीत जाता है, और जब एक सुबह आता है तो घबराया हुआ। मैं उससे पूछता हूँ, बात क्या हो गई, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तब कहता है, भाई मैं क्या बताऊँ, जो मैंने देखा अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तब मैं पूछता हूँ कि बात क्या हुआ है। तब वो लड़का कहता है कि भाई मैं रात को आराम से अपनी जगह पर लेटा हुआ था, तभी ऐसा लगा कि हॉल में जैसे कोई आवाज़ धम 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 की आ रही है। मुझे लगा कि चल के देखना चाहिए। मैं अपना टॉर्च उठाता हूँ और उस जगह की जा कर के लाइटें ऑन कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, पुराना सा, मिट्टी लगा हुआ है, हवा भी कम है। मुझे लगा कि कहीं आंधी तूफान में उड़ कर के आ गया होगा, यही उछला होगा, इसी की धम धम की आवाज़ आ रही है। मैं उस फुटबॉल को साइड में अपने पैरों से टक्कर मार देता हूँ कि जा एक कोने में चला जा, किसी लड़के का होगा या फिर गलती से हवा में तूफान में उड़ कर के आ गया होगा। अगर कोई आकर बच्चा कल सुबह में पूछेगा तो मैं उसको दे दूंगा। जैसे ही मैं उसको किक मारता हूँ कि साइड किनारे पर चला जाए, दीवार पर टकराता है। अब मुझे नहीं लगता कि वो बाउंस होकर के फिर मेरे पास में आएगा। जब मैं एक बार किक मारा, दीवार से टकराता है, अब फिर तेज़ी से बाउंस होकर के मेरे ही पास आता है। मैं हैरान हो गया, उसमें प्रॉपर हवा भी नहीं था, देखने में फटा पुराना सा लग रहा था। ये कैसे बाउंस हो गया? इसमें प्रॉपर हवा नहीं थी। मैं भी कभी कभार फुटबॉल बचपन में खेल लिया करता था। आज जब मैं दोबारा उसको फेंकता हूँ, अपने पैरों से ठोकर मारता हूँ दीवार की तरफ में, बॉल दीवार के पास रुक जाता है। मुझे लगा कि चलो अच्छा है, अब रुक गया। लेकिन अगले ही पल, कुछ समय ज़रूर सेकंडों का लगता है, अब फिर वो तेज़ी से मेरे पास में बॉल मेरे पैरों से आकर टकराता है। और तब मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। मुझे लगा कि मैं अपनी आंखों से देखा वो फुटबॉल रखा हुआ था दीवार के पास में, टकरा के रुक गया था। अब ये कैसे बाउंस हो गया? अब तो बाउंस होना नहीं चाहिए, उसमें स्पीड नहीं थी, वो तो रुक चुका था। जब स्पीड से टकराता तब जाकर बाउंस हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आखिरकार ये बॉल मेरे पास में उछल कर कैसे आया? किसने फेंका? मैं चारों तरफ देखने लगा, मुझे यकीन भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद बाउंस हुआ होगा, मेरे नज़रों का धोखा है। मैं फिर एक बार धीमे से उस बॉल को पुश कर देता हूँ, दीवार के पास जाकर के फिर रुक जाता है। जैसे मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, चलो मेरा काम ख़त्म हो गया, अब चलो आराम करते हैं, और तभी वही बॉल मेरे शरीर से आकर फिर तेज़ी से टकराता है। और इतनी तेज़ी से टकराता है कि मुझे दर्द, बेचैनी हो जाती है, चोट लगता है। जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना,
तो वही बॉल मैं देखता हूँ कि मेरे शरीर से टकराया। ये कैसे आ गया भाई, ये कैसे आ गया, किसने फेंका? जब मैं देखता हूँ उस गोदाम में तो कोई है ही नहीं। सच कहूँ मुझे यकीन नहीं हुआ, कहीं अपने आप हवा से उड़ करके मेरे से टकरा गया है। चोट लगी हुई थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैं अपने पैरों से टोकर मारता हूँ कि जा बॉल उधर जा, आराम से अपना चला जा। बॉल तो जाता है, लेकिन जैसे कोई ने बीच रास्ते में उस बॉल को अपने पैरों से रोक लिया और फिर मेरी तरफ ज़ोर से किक मारता है। इस बार भी मुझे चोट लगती है। सच कहूँ ना, अब मुझे विश्वास हो गया था कि जो भी मेरे साथ में खेल हो रहा है, ये कोई न कोई प्रेतात्मा है इस जगह पर, कोई भूतनी है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। मैं डर जाता हूँ, मैं उस बॉल से पीछा छुड़ाता हूँ, भागता हूँ, अपने कमरे में आता हूँ और मैं कांपने लगता हूँ। वो बॉल की आवाज़ मुझे फिर भी सुनाई दे रही थी, जैसे वहाँ पर कोई बॉल खेल रहा हो, धम 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 की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की खोल करके आज देखना शुरू कर देता हूँ। वहाँ से दूरी थी, लेकिन जितनी दूरी थी मैं देख पा रहा था। अब मैं देखता हूँ एक लड़की है, एक लड़की है सफ़ेद कपड़ों में और वो बॉल से खेल रही है। मुझे तो पक्का यकीन हो चुका था कि यही प्रेतात्मा थी, यही चुड़ैल थी और इसने मुझे इतना चोट मारा है बॉल के थ्रू। वो नहीं चाहती थी कि मैं उस जगह पर कभी भी आऊँ। मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ और जैसे ही सुबह होता है वो बॉल एकदम ना जाने कहाँ गायब हो चुका है। मैं उस बॉल को हर जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिला और तब मेरा यकीन पक्का हो चुका था कि उस जगह पर कोई न कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। लड़का एकदम डरा हुआ था। जो दुकानदार था वो बता रहा था सुरेश जी को। सुरेश जी भी ये सब बातें सुन करके और भयभीत हो गए थे। कहने लगे ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। तब दुकानदार कहता है भाई जितना मैं अब जानता हूँ मैं उतना ही बता सकता हूँ। जो लड़के ने मुझे कहा था आप भी मुझे बताओगे तो मैं उतना ही तो जान पाऊँगा। मैं उस जगह पर तो गया नहीं देखने के लिए। इसके बाद सुरेश जी लौट जाते हैं। ऐसा उनको कुछ महसूस नहीं हुआ था। काफ़ी दिन अब उनको बीत चुका था, 2 से ढाई महीना के आसपास उनको रहते हुए अब उस जगह पर हो गया था। लेकिन ऐसी नौबत आई भी नहीं थी। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी। ये बात जब वो लड़का नौकरी छोड़ देता है, नौकरी छोड़ने का रीज़न जब उसके मैनेजर मालिक पूछते हैं, सब कुछ वही बात बता देता है कि यहाँ पर कोई प्रेतात्मा है और गोदाम में फुटबॉल लेकर खेलती है। अब मेरे साथ भी ऐसा उसने किया था। उसके बाद तो नौकरी छोड़ चला गया था। इसके बाद उस जगह को झाड़ फूँक करके पवित्र कराया जाता है। मालिक मैनेजर फिर से नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ घटना दोबारा घटे हमारे गोदाम में। और इसके बाद जो नई नौकरी थी सुरेश जी की थी। सुरेश जी को 2 ढाई महीने के आसपास हो गया था। और कभी कभी जब रात में शोर होता था, ऐसा कुछ आवाज़ होता था गिरने का, वो एकदम बेचैन हो जाते थे। भाग के जाते थे, टॉर्च की रोशनी से जाकर देखते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ अभी तक उनको दिखाई नहीं दिया था। पूरे 3 महीना बीत जाता है। 3 महीना अब बीत चुका था। जो ये घटना सुने थे सुरेश जी, अब तो भूलने भी लगे थे। उनको लगा कि नहीं, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर कोई आत्मा इस गोदाम में रहा करती है तो अब तक तो मुझे नज़र आना चाहिए। अब कुछ ऐसा नहीं है। अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल फेंकते हैं। कहते हैं अच्छी भली नौकरी है, अच्छा पैसा मिल रहा है, रहने का खाने का सारा इंतज़ाम है, मुझे कोई किराए का मकान लेना ही नहीं है। इससे बढ़िया नौकरी तो हो ही नहीं सकती है। मैं इस नौकरी को बिल्कुल छोड़ना पसंद नहीं करूँगा और ना मैं कहीं जाऊँगा। हमारी ज़िंदगी यहाँ पर अब मस्त चलने लगी है। पैसा जो मिलता था अपने गांव में भेज दिया करते थे। गांव में भी अब इन्हीं पैसे से अब मदद होने लगा था। अब भूत प्रेत की बातें तो अपने दिमाग से अब निकाल करके कहीं दूर फेंक दिए थे। उनको लगा कि सब अफवाह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे 3 महीने के बाद जब शाम हो जाती है, आसमान में बादल जम जाते हैं, बिजली चमकने लगती है और फिर बरसात का शुरू हो जाता है। बरसात पहले धीरे धीरे अब फिर तेज़ी से बरसने लगता है। अपना खाना बनाने लगते हैं।
दरवाज़ा बंद कर देते हैं, मेन जो गेट होता है उसको बंद कर देते हैं। अब कौन आएगा? अब तो रात भी हो चुकी है और बाहर मौसम ख़राब भी हो रहा है। कोई आएगा तो गेट बजा देगा, जा कर के खोल दूंगा, क्योंकि 9 बजे तक वो गेट खुला रहता था। लेकिन आज मौसम ख़राब होने की वजह से जल्दी उन्होंने गेट बंद कर दिया। अब वास्तव में इतना तेज़ तूफ़ानी रात थी, अब बिजली कड़क रही थी, झमाझम बरसात हो रही थी। इधर अपना जा कर के खाना पीना का सब कुछ इंतज़ाम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, रोटी अपना चूल्हे पर सेक रहे थे। रात के करीब 9 बज चुका था। बाहर जो ट्रैफिक था उसका शोर भी कम हो चुका था। शायद तूफ़ान के वजह से, बारिश तेज़ चल रहा था, इसकी वजह से अचानक दरवाजे पर खट 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 जैसे कोई आकर के दस्तक देने लगा हो। पहले तो धीमे धीमे, आप जब धीमे धीमे हुआ तो आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि बाहर हवा का भी शोर था, बारिश का भी शोर था। लेकिन जब तेज़ तेज़ आवाज़ उनको कानों में पड़ने लगी, तब वो सतर्क हो गए। कौन आ गया? घड़ी देखते हैं तो 9:30 का वक्त हो चुका है। कौन होगा? कोई ऑफिस से हो सकता है, ज़रूर किसी काम से आया होगा, कोई गाड़ी आई होगी। चलो चलते हैं गेट पर, गेट को खोल देते हैं। अपना टॉर्च संभालते हुए उसी टाइम जो बिजली है ना चली जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है। शायद तूफ़ान की वजह से बिजली चली गई हो, ऐसा ही उनको महसूस होता है। आ जाते हैं गेट पर। अब उनको पता था कि विशेष टाइम तो हुआ नहीं है, अभी तो 9:30 या 10 बजने वाला है। और डर तो उनको था ही नहीं, अब सारा कुछ डर दिमाग से निकल चुका था। आज जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं, छोटा वाला, बड़ा दरवाज़ा नहीं, छोटा दरवाज़ा खोल करके पहले देखते थे कि कौन है। खोलने लायक होता तो गेट खोलते थे। यही देखने के लिए आए थे कोई बड़ी गाड़ी है या फिर कोई ऑफिस का बंदा है जो बाइक को घर से आया है। जब गेट खोलते हैं ना, तब देखते हैं कि एक बूढ़ा, एक नौजवान लड़की सफ़ेद कपड़ों में गेट के पास खड़ी हुई है। अब वो नया चेहरा था, बूढ़ा भी अब उसको जानते नहीं थे, और लड़की तो नौजवान थी, उसको कभी देखा नहीं था। पूछ बैठते हैं कि आप लोग कौन हैं जी? तब लड़की जवाब देती है, बूढ़ा एकदम शांत रहता है। लड़की कहती है, देखिए हम तो जा रहे हैं आगे, लेकिन इतना तेज़ बरसात आ गया, मौसम ख़राब हो चुका है, अब हम कैसे जाएं? बस रात भर गुजारने के लिए हमें आश्रय दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाहर देख रहे हैं कैसा मौसम हुआ पड़ा है। वैसे गोदाम में अभी तो काम ही चल रहा था, गोदाम में स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अभी तो कुछ काम रह गया था, उसी को मेंटेनेंस हो रहा था, रिपेयर हो रहा था। और लड़की की तरफ देखने लगते हैं, बूढ़ा की तरफ देखते हैं। और तब लड़की दोबारा उनसे कहती है, क्या सोच रहे हैं? देखिए ना कितना मौसम ख़राब हुआ पड़ा है, बस एक रात के लिए मुझे आश्रय दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, आपका बड़ी मेहरबानी होगी। हम रात गुजारेंगे और सुबह अपने रास्ते पर चले जाएंगे। सोच विचार में लग जाते हैं कि भाई कोई ऑफिस वाला आ गया तब मैं क्या करूँगा। अभी तो 10 साढ़े 10 बजे तक लोग आते रहते हैं, गाड़ी आती रहती है। और तब कहते हैं, देखिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 10:30 तक। लड़की कहती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए हम बाहर में भीग रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, हम इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, आश्रय तो दे दीजिए ना। तब कहता है, मैं आपको आश्रय ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी हमारे ऑफिस के लोग आते जाते रहते हैं और कभी कभी दरवाज़ा मुझे खोलना पड़ता है। अगर आपको वो लोग देख लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं अपने नौकरी को अब गंवाना नहीं चाहता हूँ। आप बुरा मत मानिए, आप उस जगह पर जाकर के बैठ जाइए, एक जगह की तरफ इशारा करते हैं, आप वहाँ जाइए, आपको बरसात से सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आज जब 10:30 का वक्त हो जाएगा, अब मैं आपको अंदर ले लूँगा, आप आराम से रात बिताइएगा, अब फिर सुबह जहाँ जाना है आप चले जाइएगा। लड़की बूढ़ा अब उसी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर वो गाड़ी वाड़ी खड़ा करते थे, शेड बना हुआ था, और वहाँ पर बारिश का कोई चक्कर भी नहीं था। हाँ, तूफानी थी तो छींटे उठे ज़रूर पड़ते थे। अब वो बूढ़ा और लड़की जाकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। और सुरेश जी अब उस छोटे गेट को बंद नहीं करते हैं, कोई बाहर इंतज़ार कर रहा है, और उसी गेट के बराबर में अपना स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं। जब 10:30 बज जाता है, तब लगता है कि हाँ अब हमारा ऑफिस के कोई नहीं आ सकता है। तब
मन में दया भाव आती है। आप फिर उस बूढ़े को, उस लड़की को आवाज़ देते हैं, आप लोग आ जाइए, आ जाइए। अब तो यही तो चाहती थी कि लड़की जल्द से जल्द अंदर पहुंच जाए। बाहर कितना शोर हो रहा है, कितना बारिश चल रहा है, तूफ़ानी हवा चल रही है, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर लड़की अपना पैर रखती है, एक कदम पीछे हट जाती है। ऐसा लगा कि उसको चक्कर आ गया हो और वो गिरते गिरते संभली हो। ये सब देख करके सुरेश जी को कुछ समझ में नहीं आया। उस लड़की को संभाल लिए थे, उसको गिरने से बचा लिए थे, और शरीर में कुछ ऐसा भी महसूस हुआ था जो कभी हुआ नहीं। ऐसा लगा कि उनके शरीर में जैसे हजारों लाखों चींटियाँ रेंगने लगी हो, शरीर में सनसनाहट होने लगी हो। ये सब एकदम हुआ था। उनको लगा कि बस कोई नस वस दब गई होगी, इसी वजह से उस लड़की को संभालने के चक्कर में, अब वाकई में उस लड़की को नहीं संभालते तो शायद ज़मीन पर गिर जाती, चोट भी लग जाती। अब बूढ़ा तो दूर पीछे खड़ा था। अब ऐसा क्या हुआ था, आप फिर लड़की को संभालते हुए खड़ा करते हैं। लड़की कहती है, नहीं, पहले आप चलिए अंदर और मैं आपके पीछे चलूँगी। लड़की उनका हाथ पकड़े रहती है, छोड़ती नहीं है। शायद सुरेश जी को लगता है कि ये डर चुकी है, सहारा लेना चाहती है। अब सहारा देते हैं और ले करके लड़की को, पहले सुरेश जी अंदर गेट में घुसते हैं और इसके बाद लड़की, अब फिर उसके बाद बूढ़ा, आराम से तीनों लोग अंदर आ जाते हैं। सुरेश जी उसी गोदाम में ले जा कर के उनको बता देते हैं कि देखिए ये लंबा चौड़ा गोदाम है, आप जहाँ भी आपकी इच्छा है आप आराम से आप रातें बिता सकती हो। आप लोगों ने खाना खाया है कि भूखे हो आप? खाना तो बना चुके थे अपने लायक। तब लड़की मना करती है कि नहीं, हम लोग भोजन करके निकले हैं, आप अपना खाना वाना आप खा लीजिए, हमारी आप चिंता छोड़ दीजिए, हम तो अब मज़े से रात गुजार लेंगे, जाइए अपना काम कीजिए। सुरेश जी गोदाम में छोड़ करके अपने कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर रहा करते थे, खाना पीना खाते हैं। एक बार सोने से पहले उस जगह पर जा कर के देखना चाहते हैं कि वो लोग आराम से सो रहे हैं ना, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है ना, कोई पानी वानी की ज़रूरत हो तो उनको पानी वानी भी दे देंगे। अपना टॉर्च लेके जाते हैं क्योंकि अभी बिजली आई नहीं थी, जब से बिजली कटी थी शायद तूफ़ानी रात की वजह से। जब टॉर्च की रोशनी लेके पहुंचते हैं जहां पर उस बूढ़े आदमी को बिठाया था और लड़की को बिठाया था कि आप लोग यहां पर आराम कर लो, जब वहां पर जाकर देखते हैं ना तो वो लोग थे ही नहीं। चारों तरफ टॉर्च का प्रकाश डालते हैं, कहीं पर भी उनको पता ही नहीं चलता है। उनको लगा कि कहीं अगल बगल वाले गोदाम में तो नहीं चल गए। पूरा गोदाम का मुआयना कर लेते हैं, लेकिन ना तो उस लड़की का अता पता चलता है और ना उस बूढ़ा आदमी का। पहली बार दिल में उनको घबराहट महसूस होती है सुरेश जी को। ये लोग कहाँ गए भाई? मैंने तो गेट बंद कर रखा है और कोई दूसरा गेट है ही नहीं, तो ये लोग गोदाम में तो आए, हम उनको अच्छी तरह से बिठा भी दिए, इसके बाद वो लोग कहाँ चले गए? मन में घबराहट, बेचैनी, अब ऐसा कुछ डर महसूस होने लगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया। अब तो पुरानी बातें थी और रह रह करके उनके दिमाग में आने लगी, कहीं यही लड़की तो नहीं है, ये भी तो सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी, लेकिन इसके साथ में तो एक बूढ़ा आदमी था। जो मैंने कहानी सुना था वो तो अकेली लड़की की बात थी जो फुटबॉल खेला करती थी, धम 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 की आवाज़ आती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो आखिरकार ये लोग गए कहाँ? आधी रात हो चुकी थी और अभी भी मौसम ख़राब चल रहा था। धमाधम बारिश की बूंदें अब गिर रही थी और वो आवाज़ सुनाई पड़ रहा था, तूफ़ानी हवा भी चल रही थी, बिजली के कड़कने की आवाज़ें, चमकने की आवाज़ें, सब कुछ महसूस हो रहा था, देख रहे थे। लेकिन अब डर उनके शरीर में बैठ जाता है। जब पूरा गोदाम को निरीक्षण कर लेते हैं, वो लोग मिल नहीं पाते हैं और तब सुरेश जी अपने कमरे में आ जाते हैं, सोचने विचारने लगते हैं कि मैंने तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सब कड़ी जो है मिलाने लगते हैं। आखिरकार वो गेट पर जैसी लड़की अंदर घुसती है वो गिरती क्यों है? अब ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि मैंने अपने से ही बहुत बड़ी गलती कर ली। शायद वही प्रेतात्मा इस जो लड़की है यही तो नहीं है जिसको मैंने इस जगह पे एंट्री करा दिया है। डर शरीर में बैठ जाती है, बिजली चमकती है, जब गड़गड़ाहट होती है और तब हृदय के अंदर में एक डर और उनको भरने लगता है।
अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर सचमुच वही प्रेतात्मा है तो मैं क्या करूँगा। वो तो मुझे मार डालेगी, मुझे तो ख़त्म कर देगी, और उसके साथ में एक और बूढ़ा आदमी भी है। जब कुछ देर के बाद बिजली अभी भी नहीं आई थी, और ऐसे ही तूफान थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और जो तेज़ तेज़ हवा पानी और चल रहा था, थोड़ा स्पीड कम हो जाता है। एक बार और जाते हैं, लेकिन इस बार उनको डर लगता है। चारों तरफ दीवारों को देखते हुए टॉर्च के सहारे से हर तरफ मुआयना कर लेते हैं। कहाँ लोग छिपे होंगे, कहाँ होंगे, कोई भी नज़र नहीं आता है। आज जैसे ही आप अपना सेंटर पॉइंट में आते हैं, आप एक बार उनके पैरों से कोई चीज़ टकरा जाता है। जैसे ही कोई चीज़ टकराता है, आप जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर करते हैं, तो एक फुटबॉल था, पुराना फुटबॉल, एकदम मिट्टी से सना हुआ, और लगता था कि बहुत पुराने ज़माने का स्टाइल का बना हुआ है। जैसे ही फुटबॉल देखते हैं ना, तो उछल जाते हैं। अरे ये वही फुटबॉल तो नहीं है जिसके बारे में मैं दुकानदार से सुन चुका हूँ। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना निकलने लगता है, और इसके बाद चारों तरफ देखने लगते हैं कि मैं फंस तो नहीं गया, फंस तो नहीं गया। अब फिर जब लगता है कि अभी मैदान खाली है, अब फिर वो अपने कमरे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर जा नहीं पाते हैं। अचानक तेज़ी से फुटबॉल आकर के उनके पैरों में लगता है, अब फिर चारों खाने ज़मीन पर चित हो जाते हैं। जैसे ही फिर उठने की कोशिश करते हैं, अब फिर वही फुटबॉल फिर उनके पैरों में, शरीर पर आकर लगता है। उनको उठने का मौका तक नहीं देता है। बार बार उठ कर खड़े होते हैं कि अब भाग लो। डरे तो होते हैं, अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि मैं इस जगह से निकल के अपने कमरे में पहुंच जाऊं, या फिर मैं अपना गेट खोलूं और बाहर रोड पर भागता हुआ कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा और सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। लेकिन उनको भागने तक का मौका नहीं मिला था। जब भी उठते, फुटबॉल आकर के उनसे टकराता, अब फिर चारों खाने चित, भाग नहीं सके, रोने लगे थे, डर से कराहने लगे थे, चोट भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। आखिरकार वो अपने आप को अब एकदम निरीह इंसान मान लेते हैं, अपना हाथ जोड़ लेते हैं, रोते रोते बोलने लगते हैं, देखिए मैंने आपको ऐसा कुछ बात नहीं बोला, मैंने तो आपको एंट्री करा दिया इस जगह पर, मैंने आपका कोई अब ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो, आप मेरे साथ में ऐसा कौन सा खेल खेल रही हो, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं इस जगह से दूर चला जाऊंगा, कभी भी मुड़कर इस जगह पर बिल्कुल नहीं आऊँगा। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। जब उठने की कोशिश करते, तभी फुटबॉल आकर के उनसे टकरा जाता था, तेज़ी से चोट लगता था, पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। फुटबॉल का चोट इतना तेज़ी से उनको महसूस होता था। लेकिन अभी तक वो जो लड़की जिसको आश्रय दिए थे, उनके सामने में नहीं आई थी। बार बार अपना हाथ जोड़ते थे, अब एक तरह से अपनी जान का भीख मांगते थे कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो आपको आश्रय दिया, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, अगर मैं कोई बुरा व्यवहार करता तो आप मुझे सज़ा दे सकती थी, मैंने तो आपको इज्जत से अंदर में लेके आया, आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन लड़की सामने नहीं आती थी, ना बूढ़ा उनके सामने में आया। जब भी उठते, वैसे ही फुटबॉल आकर के उनको फिर टकरा जाता था, ना भागने देता था, ना दौड़ने देता था, ना उठ के खड़ा होने देता था। वो उठ के खड़ा भी होते ना, तभी फुटबॉल आकर के उनको अब चोट लगता, और फिर वो ज़मीन पर गिर जाते। उठने तक का मौका नहीं देता था। शरीर का दर्द बढ़ने लगा था चोट के कारण, और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस जगह से चला जाऊंगा, कभी दोबारा लौट के नहीं आऊँगा। लेकिन कोई सामने हो, उससे बात किया जाए ना। पूरा 1 घंटा ऐसे उनके साथ में खेल चलता रहा था। आखिरकार वही लड़की सामने में आती है। उसकी जो चेहरा था वही था, लेकिन आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। वो बूढ़ा आदमी उनको नज़र नहीं आया था, बस लड़की आ गई थी उनके सामने आकर के। अब फिर वो हंसने लगी थी, कहने लगी कि तुम ही लोगों के कारण मैं अपना स्थान से दूर जा कर के काफ़ी दिन ना जाने कैसे कैसे बिताया था। मुझे तुम लोगों से अब नफ़रत है, तुम लोगों की वजह से मैं अपना घर बार छोड़ कर के मुझे बाहर जाना पड़ा था। तुम लोग हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर, अपना घर है ये मेरा, यहाँ पर मैं रहा करती हूँ, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ता है। तुम लोग ऐसा ही करते हो मेरे साथ में,
तुम सब मेरे सब दुश्मन हो। मैं अब इस जगह से कभी नहीं जाऊंगी, अब मैं तुमको छोड़ूंगी भी नहीं। जो सुरेश जी थे फिर हाथ जोड़ लेते हैं। अब लड़की को तो देख चुके थे, वही लड़की थी, लेकिन उसका रंग ढंग बदल चुका था। बार बार माफ़ी मांगते हैं कि देखिए मैं वो लड़का नहीं हूँ जो मैं ऐसा को भी गलती किया हूँ, मैं आपके साथ ऐसा को बुरा व्यवहार में नहीं किया हूँ। मैं तो आपको अंदर आने दिया, मैं आपको शरण दिया, इज्जत दिया, आप मुझे छोड़ दीजिए ना, आप मुझे छोड़ दीजिए ना। मैं कभी भी इस जगह पर लौट के नहीं आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको जितना दिन रहना है, आपका घर है, आप रहिए। लड़की बार बार हंसा करती थी कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें इसी जगह पर रहने दूंगी। आज जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ देर मैं तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहती हूँ, आओ फुटबॉल खेलते हैं, आओ फुटबॉल खेलते हैं। सुरेश जी खड़ा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। लड़की उनके साथ ज़बरदस्ती करती है, डराती है, धमकाती है, आखिरकार उनको मजबूर कर देती है कि मेरे साथ में फुटबॉल खेलो। जब तक फुटबॉल खेलोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे, आज जैसे ही तुम मना कर दोगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। जीवन को बचाने के चक्कर में दर्द सहते हुए वो फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कभी बचपन में खेला करते थे, अब वैसे फुटबॉल का इस्तेमाल करने लगते हैं। दर्द में थे लेकिन फिर भी जान बचाना था। पूरा रात अब ऐसा ही उनके साथ में होता रहा। आज जब भी उनको चक्कर आता था, घबरा गिरने लगते थे, वो लड़की उनको मारने के लिए तैयार हो जाती थी। तब हाथ जोड़ते थे कि नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तब लड़की उनको मजबूर करती थी कि आओ फुटबॉल खेलो, मेरे साथ में खेलो, समय बिताओ। ऐसा करते करते सुबह के 2:30 बज चुके थे। उनको अच्छी तरह से याद था। आखिरकार एक ट्रक आ जाता है माल ले करके, और वो गेट पर आकर के हॉर्न बजाने लगता है और शोर करने लगता है। जैसे ही हॉर्न बजता है वो ट्रक को आवाज़ सुनती है लड़की, अब सुरेश जी को छोड़ करके फुटबॉल अपना ले करके अब फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। और अभी तक बिजली आई नहीं थी। जैसे गायब हो जाती है, बस सुरेश जी को वही मौका मिला था। इसके बाद जिस हालत में थे उसी हालत में, दर्द में, तकलीफ़ में भागते हुए गेट पर आते हैं। गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद बेहोशी में लिप्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको होश नहीं रहता है। होश होता है सुबह के टाइम में, जब उनके साथी वगैरह जो दिन के गार्ड वगैरह और सुपरवाइज़र वगैरह आए करते थे, मिस्त्री वगैरह, जब भीड़ लग जाती है, तरह तरह से उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या हुआ था, क्यों बेहोश पड़े थे, मामला क्या था, डरे हुए थे। इसके बाद अपना पूरी कहानी सुनाने लगते हैं। लोग बाग उनकी कहानी का जैसे मज़ा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ पर एक पुराना आदमी था, वो उनकी बात को सुन रहा था। तब सबको भगाता है, तुम हट जाओ, हट जाओ, मुझे बात करने दो। बूढ़ा आदमी मिस्त्री था, वहाँ पर काम करता था चिनाई वगैरह का। वो पूरा बात सुनता है कि बच्चा क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। पूरी कहानी बता देते हैं सुरेश जी कि मैंने ऐसा ऐसा रात को अनुभव किया। बाहर में एक बूढ़ा आदमी, एक लड़की, जब बरसात हो रही थी तब वो शरण मांगने के लिए आई थी। पूरी कहानी सुनने के बाद बूढ़ा कहता है, तुमने बेटा बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें उस लड़की को, बूढ़ा आदमी को अंदर लेकर नहीं आना चाहिए था। आज जानते हो वो झटका क्यों लगा था? क्योंकि इस जगह को जो मालिक है इस हाउस का, इस गोदाम का, उसने शुद्धिकरण कराया था। अब तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ था, इसीलिए वो लड़की गेट के अंदर जा नहीं पा रही थी, इसलिए उसको झटका लगा था। तब उसने चालाकी से तुम्हारा सहारा लिया, तुम्हारी हाथ पकड़ के अब फिर वो लोग आराम से अंदर चले गए थे। अब वो तो उनको रास्ता खुला मिल चुका था। देखो, इतना करने के बाद भी वो तुम्हें मारना चाहती थी। मैं जानता हूँ इस कहानी को, ऐसी कहानी में फिर मैं सुन चुका हूँ। ये बात सत्य है बेटा, यह मामला तो ऐसा है। आखिरकार सुरेश जी, सुपरवाइज़र जो भी था उनका, अब बात करते हैं कि मेरे से ये नौकरी नहीं हो पाएगी जी, मेरे से ये नौकरी नहीं हो पाएगी। सुपरवाइज़र उनको बहुत समझाता है कि रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन कहते हैं नहीं, जान है तो जहान है, फिर मैं इस जगह पर दोबारा कभी काम नहीं करूँगा। अपना हिसाब भी नहीं लेते हैं और फिर अपने
घर की तरफ, जो भी उनके पास पैसा कौड़ी होता है, अब फिर निकल जाते हैं। इसके बाद सुरेश जी कभी उस जगह पर लौट के नहीं आते। लेकिन गांव में जाने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिला था। सुकून इसलिए नहीं मिला था कि रात बिरात जब भी वो सोते थे, ऐसे ही भयानक भयानक उनको सपना आता था। उनको लगता था कि मैं उसी गोदाम के अंदर में खड़ा हूँ और वही लड़की सामने में खड़ी है, उनको बार बार मजबूर कर रही है कि आओ मेरे साथ में फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो। और जब वो मना करते थे तब उन पर अत्याचार करने लगती थी, उनका गला दबाने लगती थी। और उनको सपने में ऐसा महसूस होता था कि वाकई में उनकी सांस घुटती जा रही हो। वो चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। परिवार के लोग डर जाते थे उनकी आवाज़ सुन करके, भाग के आते थे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। तब अपना तकलीफ़ बताते थे कि मम्मी पापा, मुझे सपने के अंदर में फिर मैं उसी जगह पर पहुंच जाता हूं, वही लड़की मुझे मिलती है, फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर करती है। अगर मैं मना करता हूं या फिर मेरे से कोई गलती हो जाती है, वो मुझे मारने लगती है, मेरा गला दबाने लगती है, मेरा सांस रुकने लगता है, मेरा सांस घुटने लगता है। तब मैं अब आवाज़ निकालता हूँ, चिल्लाता हूँ। एक बार हो तो चलो ठीक भी है, लेकिन वही चीज़ अब बार बार दोहराने लगे। अब परिवार के लोग फिर चिंतित हो गए थे। अब क्या करें, अब क्या करें। चलो इस लड़के को किसी काबिल बंदे को दिखाते हैं, तंत्र मंत्र का जो ज्ञानी हो। एक बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा देखता है सुरेश जी को और फिर कहता है, हाँ ये लड़का सत्य कह रहा है। अब उस जगह से तो दूर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर में जो चीज़ का अंश बैठा हुआ है वो तकलीफ़ दे रहा है। बार बार वही प्रेतात्मा अब इसको सपने में आती है और फिर इस लड़के को लेके चली जाती है उसी गोदाम के अंदर में। अपना पुराना खेल वो फिर से खेलना शुरू करती है, फुटबॉल खिलाती है। जब लड़का थक जाता है और फिर डर भी जाता है, तब ये फिर मारने की कोशिश करती है। देखना एक दिन ऐसे ही इसको मार देगी, ये लड़का सोते सोते में ही मर जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा ये कब मर गया है। पूरा परिवार घबरा गया था कि बाबा जी आप क्या करें, बाबा जी आप क्या करें। तब कहते हैं कि जो कुछ करना होगा हमें तो वहीं पर जाना होगा, क्योंकि लड़की इसके शरीर में हमेशा अब रहती तो नहीं है। अगर हम इसको साथ में कोई तंत्र मंत्र का काम करेंगे, अब लड़की जब शरीर में जब तक ना रहे तब तक वो तंत्र मंत्र काम भी नहीं करेगा। हमें तो उसी जगह पर जा कर के उस लड़की के साथ में सब कुछ खेलना पड़ेगा जैसे ये सुरेश के साथ में खेलती है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या हम उस जगह पर जा सकते हैं? मामला अब लंबा चला गया था। लोग बाग परिवार के जो थे सुरेश जी के, सोच विचार में पड़ गए थे कि अब कैसे उस जगह पर जाए। सुरेश जी से पूछते हैं कि क्या हम उस जगह पर जा सकते हैं। सुरेश जी कहते हैं हाँ हम जा सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम में, मैं रात में उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगा, दिन में हम जा सकते हैं। तांत्रिक बाबा से बात होती है तो कहते हैं कि ठीक है, एक बार हमें चल कर के उस जगह पर जो भी है एक बार परमिशन मिल जाए। मैं उस जगह के अंदर जाना चाहता हूँ जहाँ पर वो फुटबॉल खेला करती है। मैं उसी जगह पर जा कर के उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करूँगा। अगर एक बार मेरे काबू में आ गई, समझो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। जो भी तुम्हारे अंदर सब कुछ चल रहा है सब कुछ समाप्ति हो जाएगी। लेकिन उस जगह पर हमें जाना पड़ेगा, हमें उसी गोदाम के अंदर में मुझे परमिशन दिलानी पड़ेगी, तब मैं वो सारा काम कर पाऊँगा। सुरेश जी आखिर क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ तांत्रिक बाबा को लेकर के उस गोदाम पे पहुंचते हैं, उस शहर में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद दिन के टाइम पहुंचते हैं। अब सुपरवाइज़र जो भी था, जान पहचान का था, सारे लोग सुरेश को देख के खुश हो गए। तुम आगे क्या क्या काम पर? तब तक वहाँ पर कोई भी गार्ड वगैरह नहीं था। दिन में तो सारा सुपरवाइज़र और लेबर सब कुछ संभाल लेते थे, रात में वहाँ ताला बंद हो जाता था। सबको लगा कि सुरेश वापस आ गए हैं, सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब दोबारा से काम करोगे ना, दोबारा से काम करोगे ना। सुरेश कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। तब उनके मम्मी पापा बात करते हैं कि बेटा सुरेश कैसे काम करे, यहाँ पर तो भूत आत्मा रहती है, प्रेत आत्मा रहती है। अब देखो मेरा बेटा यहाँ से काम छोड़ के चला गया है, अब फिर भी हमें गांव में जीने नहीं देती है। पूरी दुख भरी कहानी सुपरवाइज़र साहब को बता देती है। सुपरवाइज़र साहब कहते हैं अब हमारी तरफ से परमिशन है, हमें तो अब इसके बारे में ज़्यादा मैं जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन बशर्ते यहाँ पर सुरेश का रहना ज़रूरी है। हमारे मालिक का विश्वास पात्र है सुरेश,
अगर चाहे दोबारा से इस काम को ज्वाइन कर सकता है। और जब ये खेल ख़त्म हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जब वो आत्मा पकड़ी जाएगी फिर तो सुरेश को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। हमारे मालिक आज भी इस पर विश्वास करते हैं। हमसे कई बार बोल चुके हैं कि सुरेश को लेके आओ, मैं उससे बात करूँगा, उसको पैसा बढ़ा दूँगा। ये सब इतना बात होता है। सुरेश को तो इच्छा होती है कि मैं दोबारा काम पर लग जाऊं, लेकिन उस आत्मा के वजह से वो बड़े परेशान थे। आखिरकार परमिशन मिल गई थी। सुरेश को जिम्मेदारी भी रात भर के दे दी सुपरवाइज़र ने कि तुम्हारा गोदाम है, तुम संभालो भाई। अब मुझे उम्मीद है कि ये सब काम होने के बाद अब जो भी तुम्हारी इस जगह पर बला है, जो भूतनी है, वो तो निकल जाएगी। फिर गोदाम में कोई भूत प्रेत नहीं रहेगा और फिर तुम अपना काम आराम से कर सकते हो। अपने घर पर क्यों बैठोगे भाई? यहाँ काम करोगे तो 2 पैसा कमाओगे, अपने परिवार का सहारा बनोगे। सुपरवाइज़र भी अच्छा बात आता भी वो जो बाबा थे जो वहाँ पर मिस्त्री का काम करते थे वो भी आ गए थे। उन्होंने भी बड़ा सहारा दिया था। देख करके खुश हो गए थे कि बेटा देखो तुम गांव भी चले गए लेकिन क्या मिला, वहाँ पर भी तुम्हें जा कर के परेशान करती है, तुम्हें लेके आ जाती है सपने में और तुम्हें सपने में ही मार देगी। ये बात सत्य है। तुम ये काम ज़रूर करो। आज जो तुम तांत्रिक बाबा लेके आए हो, आप ये काम जब कर देंगे फिर तुम्हें किस बात का चिंता है, सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार जो लेबर, मजदूर, सुपरवाइज़र सब अपना अपना घर चले जाते हैं। चाबी फिर से हवाले सुरेश जी को मिल जाती उस जगह का। रात हो जाती है, उनका परिवार भी साथ में है। तांत्रिक बाबा है, उनके परिवार हैं, और फिर उस जगह पर रात का, आधी रात का होने का इंतज़ार करते हैं। जब आधी रात हो जाती है तब जो सुरेश जी होते हैं तांत्रिक बाबा को लेकर के उसी जगह पर जहाँ पर फुटबॉल पहले पहले उनको महसूस हुआ था, देखे थे, वो जाके जगह को बता देते हैं। बिजली अब थी, कोई अंधेरा नहीं था, और जगह भी अब एक तरह से सब परिचित थे क्योंकि उसी जगह पर काम करने वाले थे। उसी जगह पर तांत्रिक बाबा अपना अड्डा मतलब पूजा पाठ का पूरा जुगाड़ बना देते हैं। और सुरेश के कहते हैं कि आप लोग अपने कमरे में चले जाओ, जहाँ पर आप रहा करते हो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत तरह का आवाज़ सुनाई देगी। अगर वास्तव में लड़की यहाँ पर है तो वो संघर्ष बहुत करेगी, यहाँ पर उत्पात खड़ा हो जाएगा। ये सब मामूली बात नहीं है, आप लोग इसको झेल नहीं पाओगे। आप लोग चले जाओ कमरे में और दरवाज़ा बंद कर देना। जब तक मैं आकर के आपको आवाज़ न दूँ तब तक ये दरवाज़ा मत खोलना, नहीं तो आप लोगों का जान का खतरा भी हो सकता है। वो बहुत शक्तिशाली है। सुरेश अपने परिवार को लेके उसी कमरे में जहाँ पर रहा करते थे अंदर आ जाते हैं, डरे हुए। परिवार भी डरा हुआ लगता है। माँ बाप और बेटा भी एक दूसरे को समझाने लगते हैं कि ये बाबा है ना, ये बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञानी हैं, ये काम कर देते हैं। अब आपस में दिलासा देने लगते हैं। और उधर तंत्र क्रिया का काम शुरू हो चुका था। अब वाकई में ऐसी ऐसी डरावने उस जगह पर सुनाई देने लगी। और उसी लड़की की आवाज़, कभी वैसी आवाज़, कभी भारी आवाज़, कभी हंसने की, कभी चिल्लाने की, और कभी कभी गुस्सा होने की। ऐसी आवाज़ काफ़ी देर तक सबको कानों में पड़ती रही। और आखिरकार जब शांत हो गया माहौल, तब लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अचानक जहाँ पर जिस कमरे में रहते थे उसकी खिड़की पर दस्तक होने लगा। ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होने लगा कि बाबा आ गए हैं, बाबा आ गए हैं। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि दरवाज़ा खोल दे। आखिरकार सुरेश के पापा पूछ बैठते हैं कि बाबा जी आप हो, बाबा जी आप हो। लेकिन बाबा जी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी एक बहुत भयानक आवाज़ उनको सुनाई देती है। अंदर छुपा बैठा है, हिम्मत है तो बाहर निकल ले, हिम्मत है तो बाहर निकल ले, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वही बाबा की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मंत्र का आवाज़, जैसे वो भाग रही हो और उसका पीछा कर रहे हो। जहाँ जहाँ जा रही हो मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका पीछा कर रहे हो। लड़की पूरे गोदाम में भागती फिर रही थी। कई बार आकर के दरवाजे पर दस्तक दे के धमका भी चुकी थी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगी। लेकिन आखिरकार काबू में आ गई थी। लेकिन बहुत समय लगा था। जब काबू में आ गई, अभी भी रात थी। बाबा जी आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, आवाज़ देते हैं कि अब मेरा काम हो गया, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। लेकिन सारा परिवार इतना डरा हुआ था
कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि आकर के दरवाज़ा खोल दे। बाबा जब बार बार बोलते हैं कि अब डरो मत, मैं हूँ, अपना नाम बताते हैं, और तब जाके सुरेश के पापा दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आते हैं। बाबा आज समझाते हैं कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने सही कर दिया, जहाँ उसको जाना चाहिए था मैंने उसको भेज दिया। अब सुरेश बेटा तुम मज़े से इस जगह पर रह करके काम कर सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर में कोई खतरा नहीं आएगा, और खतरा तो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, और इसके लिए मैं सब कुछ इंतज़ाम कर दूँगा। अपने थैले से एक ताबीज़ दे देते हैं कि अपने गले में डाल कर रखना, ऐसे तुम्हारी सुरक्षा होती रहेगी। लेकिन वो पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है, और तब बाबा हंस के कहते हैं जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ पहुँच गई है, वो तुम्हें अब तकलीफ़ देने के लिए नहीं आएगी, और आज के बाद इस जगह पर कोई फुटबॉल का आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देगा। हाँ, वास्तव में ऐसा ही हुआ था। सुरेश जी वहाँ पर 7 साल काम किए थे। 7 साल के बाद मालिक उनको किसी और काम में लगा दिया था, लेकिन 7 साल में वो कभी कभी आवाज़ सुनने की कोशिश करते थे कि कहीं वो फुटबॉल की आवाज़ दोबारा से आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उनका सोचना गलत था। आवाज़ तो आई थी लेकिन फुटबॉल का नहीं। आखिरकार उस लड़की को क्या हुआ, कहाँ पर वो तांत्रिक बाबा ने भेज दिया, सुरेश के मन में अभी भी वो सवाल है। आखिर कब तक वो बाबा के पास में रहेगी, क्या होगा उसके साथ में, मन में जिज्ञासा थी, लेकिन वो जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाई थी। लेकिन लगने लगा था कि मुझे अब उससे क्या करना है, अब तो हमारी ज़िंदगी से चली गई है, दोबारा हमें सताने के लिए नहीं आएगी, और ना आई थी। तो दोस्तों ये थी सुरेश जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी कहानी है जो आपके साथ में घटी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।